तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक आईएएस अकेडमी बाय गुलफाम अली राजी में। आज ज्योग्राफी का सेशन है। बड़े दिन बाद हम फिर से ज्योग्राफी की क्लास में आए। हालांकि इससे पहले बहुत सारी वीडियो हम लोग अपलोड कर चुके हैं ज्योग्राफी में, लेकिन उस बीच हमने फिर एंशिएंट इंडिया और मॉडर्न इंडिया है उस पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। तो अब ज्योग्राफी आपके लिए ले आए हैं फिर से, और आज हम लोग बात करेंगे यूनिवर्स की। इसके अलावा बहुत सारे जो प्लैनेट हैं, सैटेलाइट हैं, उनके बारे में। कौन सा प्लेनेट सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है, ये तो आप जानते ही हैं, है ना। सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा है? बृहस्पति या जुपिटर। और सबसे छोटा कौन सा है? मरकरी या बुध। ओके, ये कॉमन चीज़ें तो आप जानते ही हैं, ये तो बताएंगे। इसके अलावा ऐसा कौन सा पहला मिशन था, मैन मेड या मानव निर्मित पहला मिशन कौन सा था जो किसी प्लेनेट पे जाकर के उतरा, है ना। मंगलयान क्या है, चंद्रयान क्या है, इसके बारे में तो बताएंगे। साथ ही साथ ये बताएंगे सबसे चपटा ग्रह, लेटा हुआ ग्रह, पीला ग्रह कौन सा है, पीले तारे जैसा ग्रह कौन सा है, हरा ग्रह कौन सा है तो उसे हरा ग्रह क्यों कहते हैं, शुक्र को भोर का और शाम का तारा क्यों कहते हैं, क्या इसके अलावा भी कोई ऐसा तारा है जो सुबह और शाम दिखाई देता है, या शनि जो है जिसे हम सौरमंडल जैसा या छल्लों वाला ग्रह कहते हैं, क्या इसके अलावा और कोई प्लेनेट है जिसके चारों ओर छल्ले मिलते हैं? आप जानती हैं कोई और प्लेनेट भी है जिसके चारों ओर छल्ले मिलते हैं, लेकिन बहुत ही ब्लर यानी कि धुंधले दिखाई देते हैं। कौन सा है? नहीं, अरुण यानी कि यूरेनस, है ना। तारे जैसा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है तारे जैसा ग्रह। तो उसे तारे जैसा ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि उसे जितनी एनर्जी मिलती है सन से, उससे 2.5 गुना एनर्जी वो रिफ्लेक्ट कर देता है। कहते हैं कि उसका अपना जो है कि एनर्जी सिस्टम है, इसीलिए उसको हम स्टार लाइक प्लेनेट या तारे जैसा ग्रह कहते हैं। अच्छा, तारे और ग्रह में क्या अंतर है? ग्रह होने के लिए क्या कंडीशन है? यम यानी कि प्लूटो को ग्रह की कैटेगरी से क्यों हटा दिया गया? ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो सन है, सन में क्या है, फोटोस्फीयर क्या है, क्रोमोस्फीयर क्या है, उसका कोरोना क्या है, रेडिएटिव जोन क्या है, सन स्पॉट्स क्या हैं, उन सब की बात करेंगे इस वीडियो में। हम लोग ये कोशिश करेंगे कि आधे घंटे से ज़्यादा ही कोई वीडियो अपलोड ना हो। अगर इससे ज़्यादा की होगी तो हम लोग क्या करेंगे, उसके अलग पार्ट्स बना लेंगे। तो आधे घंटे से ज़्यादा की वीडियो हम लोग बनाएंगे नहीं, अगर होगा तो उसके हम लोग अलग अलग पार्ट्स बना लेंगे, ठीक है। तो इसी स्वेटर में और इसी शर्ट में इस क्लास के 3 या 4 पार्ट बनने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा पहचान के लिए, ठीक है। आगे चलें, ओके। अच्छा, अब हम ना सबसे पहले बात करेंगे सन की। यहाँ पर सबसे पहले सन की बात करेंगे। अच्छा, सन क्या है? प्लेनेट है या स्टार है? आप बताने, ग्रह है या तारा है? आप बताना। हाँ, देखो यहीं से शुरुआत हो गई, वेरी गुड। आप बताओ क्या है सन? हाँ, तारा है बेटे, ग्रह नहीं है। सन जो है तारा है। हर वो चीज़, हर वो शय, हर वो चीज़ ऊपर आसमान में, हर वो ऑब्जेक्ट को बेटे हिंदी में कह लेते हैं हम पिंड, चाहे वो चट्टानी पिंड हो या गैसेस पिंड हो। चट्टानी पिंड का मतलब जो चट्टानों से बना है, गैसेस पिंड का मतलब क्या है, जो गैसेस से बना है। हर वो पिंड आसमान में जो अपनी रोशनी से चमक रहा है, किसी दूसरे की रोशनी से नहीं चमक रहा है, वो तारा है। समझ रहे ना। तो आसमान में जो कुछ भी आपको रात में दिख रहा है ना, टिमटिमाता हुआ, वो सब तारे। ओके, अभी बताएंगे कि तारे और प्लैनेट में, स्टार और प्लैनेट में, तारे और ग्रह में क्या अंतर होता है। तो सूरज जो है तारा है, और ये हमारी पृथ्वी के सबसे नज़दीक है, इसीलिए बड़ा दिखाई देता है। हमारे इस ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में और भी बहुत सारे तारे हैं। अभी मैं बात करूँगा यूनिवर्स क्या होता है, उसकी बात भी करूँगा। हमारे इस यूनिवर्स में अनगिनत तारे हैं, अगण्य, यानी कि गिने ना सक, अनंत, ठीक है ना। हालांकि अनंत जो है वो दूरी के लिए इस्तेमाल होता है, और जो गिना ना जा सके जिसे आप कहते हैं अनगिनत यानी अगण्य तारे हैं हमारे इस ब्रह्मांड में या ऊपर आसमान में। उन्हीं में से एक तारा है सूर्य, जो कि हमारे बहुत नज़दीक है, इसलिए हमें बड़ा दिखाई देता है। हालांकि इससे ही बड़े तारे हैं इस ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में, इससे ही बड़े तारे हैं। सूरज इतना बड़ा, या आप कह सकते हो कि सबसे बड़ा तारा नहीं है, लेकिन ये हमारे नज़दीक है, इसलिए हमें बड़ा दिखाई देता है। समझ रहे ना। जैसे चांद हमारे नज़दीक है ना, इसलिए हमें बड़ा दिखाई देता है, और खुली आंखों से या नंगी आंखों से दिखाई भी दे जाता है। तो खैर, तो अब आप देखें, मैंने यहाँ पर एक ये अलग अलग सर्किल बना रखे हैं, जिसके लिए मैं सन की बात करूँगा। और हमारे जो दोस्त हैं, आप एक काम कीजिए, इसको यहीं पर ला करके फोकस कीजिए, इसको रोक दीजिए, यहीं पर फोकस कीजिए। तो अब देखिए, यहाँ पर मैंने आपको कुछ समझाने का कोशिश किया है सूर्य के बारे में, सन के बारे में। आपको दिख रहा है, आप देखते हो ऊपर आसमान में, सन को देखते हो, वैसे आप लगातार टकटकी लगा के सन को देख नहीं सकते, है ना। हाँ, वो बात अलग है कि जब शाम को जो सूरज ढलता है या सुबह सुबह निकलता है तो आप लगातार देख सकते हैं, लेकिन जब सूरज अपने पूरा यौवन पे होता है, यौवन पे कब होता है? दोपहर के समय ना, तब आप उसको नहीं देख पाते। उसकी चमक इतनी तेज़ होती है, तेज़ इतना तेज़ होता है कि आप उसको देख नहीं पाते। लेकिन सूरज का वो हिस्सा जो धरती पर दिख रहा है, या धरती से दिख रहा है, या हमें दिख रहा है,
सूरज का वो हिस्सा जो खुली आंखों से या नंगी आंखों से बिना किसी एड के सहारे के जो हमें दिख रहा है उसे हम कहते हैं बेटा फोटोस्फीयर या प्रकाश मंडल। ये वाला इलाका, ये वाला एरिया जो आप देख रहे हो इसे कहते हैं बेटा प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर। यही सूरज का ये हिस्सा है जो हमें नीचे से, ज़मीन से या धरती से दिखाई दे रहा है। इसका टेम्परेचर कितना है प्रकाश मंडल का? 6000 डिग्री सी। 6000 डिग्री सी जो है इसका टेम्परेचर है। जब आप नोट्स लिखोगे ना तो ये स्टोरी तो आपको समझ में आ ही जाएगी। अब आप फिर अपने अलग से नोट्स यहीं पे लिख लेना कि फोटोस्फीयर का टेम्परेचर कितना है, 6000 डिग्री सी। अच्छा, उसमें ये भी पूरा का पूरा क्वेश्चन मत लिखो आपके फोटोस्फीयर का ताप इतना और कोर का ताप इतना, सन स्पॉट्स का ताप इतना, ये चीज़ें मत लिखो, क्योंकि जब आप रिवीजन करोगे ना तो आपको रिवीजन में भी इतना ही समय लगेगा उनको पढ़ने में। तो आपने बस कुछ नहीं करना, फोटो 6000 है ना, कोर का टेम्परेचर कितना है, इसका टेम्परेचर तो कई लाख डिग्री सी है ना, कोर का इतना और सन स्पॉट्स का इतना। और मैं जब पढ़ता था ना तो मैं सन स्पॉट्स भी नहीं लिखता था, मैं लिखता था स्पॉट्स। क्यों? मुझे पता किसके स्पॉट्स, सन के स्पॉट्स, है ना। मैं लिखता था स्पॉट्स का टेम्परेचर इतना हो गया। ओके, अपने नोट्स जो है वो शॉर्ट तरीके से बनाना। बाकी ये वीडियो जो है 6 महीने 7 महीने में एक बार चला के दोबारा से सुन लिया, ठीक है। तो वो सूरज का वो हिस्सा देखो, इसका एग्जाम्पल मैं यहाँ दे सकता हूँ। इमरान जी जरा ये दिखाना तो। ओह, ये बंद हो गया, पॉज कर दिया आपने। तो आप देख रहे हो ना, ये रिंग लाइट है। तो ये जो एरिया आप देख रहे हो ना, यही चमक रहा है। ये जो एरिया आप देख रहे हो ना, यही चमक रहा है। इसके बीच में भी कुछ है जो कि आपको दिखाई दे रहा है, इसके आसपास भी कुछ है जो आपको दिखाई दे रहा है। यही कंडीशन जो है वो सूरज की है। ये जो इलाका आपको दिखाई दे रहा है, रिंग लाइट, आपको के साथ रिंग लाइट तो यही है, लेकिन ये जो इलाका दिखाई दे रहा है ना, इसको आप फोटोस्फीयर या प्रकाश मंडल समझ सकते हैं। सूरज इसके अंदर भी है, सूरज के हिस्से इसके अंदर भी हैं और इसके बाहर भी है। इसके बाहर को आप जब चलोगे, जो आप कहते हैं ना फोटोस्फीयर या प्रकाश मंडल, इसके बाहर को आप जब चलोगे तो वह है सूरज का वायुमंडल। जैसे धरती का वायुमंडल ना, उसी तरह से सूरज का वायुमंडल। और इसके अंदर को जब आप जाओगे तो ये सूरज का कोर है। जैसे कहते हैं ना धरती का कोर या आंतरिक हिस्सा, तो ये उसका सूरज का आंतरिक हिस्सा। आइए अब उधर ही चलते हैं। तो चलिए, ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये फोटोस्फीयर या प्रकाश मंडल है, समझ गए आप लोग। अच्छा, इसके अंदर का हिस्सा जिसे मैंने कहा कोर, ये वाला जो हिस्सा है जिसे हम कह रहे हैं कोर, ये सूरज के अंदर का हिस्सा है, घना है, ठोस जैसा है, बिल्कुल ठोस नहीं है, घना है, ठोस जैसा है, कोर है। और इस जो कोर का जो टेम्परेचर है सूरज के अंदर, इसका टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सी। 15 मिलियन डिग्री सी का मतलब है 1.5 करोड़, 1.5 करोड़। कोर का जो टेम्परेचर है वो 1.5 करोड़ डिग्री सी या 1.5 करोड़ डिग्री सी है। तो सूरज का सबसे अंदर का हिस्सा कौन सा हो गया? कोर, जो कि सबसे ज़्यादा गर्म है, 1.5 करोड़ डिग्री सी या 15 मिलियन डिग्री सी। 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है। उसके बाहर क्या हो गया? फोटोस्फीयर। और उसके बाहर आप जाएं और तो यहाँ पर क्या है? क्रोमोस्फीयर। क्रोमोस्फीयर का मतलब है सूरज का वायुमंडल। यहाँ पर बहुत सारी गैसेस के आयंस रहते हैं, जैसे धरती में है ना आयन मंडल, जहाँ पर बहुत सारी गैसों के आयन रहते हैं। तो उसी तरह से ये जो क्रोमोस्फीयर है, ये इलाका आप जो देख रहे हो, ये सूरज का वायुमंडल है। क्रोमोस्फीयर सूरज का वायुमंडल। अब ये जो सूरज का वायुमंडल या क्रोमोस्फीयर है, इसके बाहर की जो लेयर है, यहाँ पर भी बहुत सारे आपको आयंस मिलेंगे, बहुत सारे रेडिएशन, बहुत सारे विकिरण मिलेंगे। इसे हम कहते हैं कोरोना। ये वाला हिस्सा जो बाहर वाला हिस्सा, ये जो हिस्सा है बाहर वाला, बिल्कुल बाहर वाला हिस्सा, इसे हम कहते हैं कोरोना। और ये हमें तभी दिखाई देता है जब सूर्य ग्रहण होता है। टोटल जो पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तभी हमें दिखाई देता है, इसके अलावा ये कभी भी दिखाई नहीं देगा। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूरज जो है एक हीरे की अंगूठी की तरह दिखाई देता है। तो वो जो अंगूठी है, वो रिंग या वलय जो है, वो एक्चुअली कोरोना की चमक होती है। वो जो दिखता है वो कोरोना दिखता है, उसके अलावा ये कभी भी दिखाई नहीं देता। और आपने जो अभी सन मिशन भेजा था ना, आदित्य L1 मिशन, तो आदित्य L1 मिशन जो है वो इसी कोरोना की स्टडी कर रहा है, पूरे सूरज की स्टडी नहीं कर रहा, इसी कोरोना की स्टडी करने के लिए वो गया है। ठीक है, अच्छा, तो सूरज का सबसे अंदर का भाग कोर, ठीक है। और उसके बाद अभी रेडिएटिव जोन की बात करेंगे। सूरज का सबसे अंदर का भाग कोर, फिर प्रकाश मंडल जिसे हम सूरज का धरातल या सूरज की सतह भी कहते हैं, जो धरती से दिखाई देता है। उसके बाद क्रोमोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर के बाद कोरोना। क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि सूरज की अलग अलग लेयर हैं, इन्हें क्रम से मिलाओ। टेम्परेचर कोर का 1.5 करोड़ डिग्री सी, फोटोस्फीयर का 6000 डिग्री सी, ठीक है ना। क्रोमोस्फीयर का पता नहीं। अब यहाँ पर ये दिख रहे हैं ना, मैंने यहाँ पर गोल गोल सर्किल बना रखे हैं ब्लू कलर से, अब जो कि हो गए ग्रीन। इन्हें हम कहते हैं सन स्पॉट्स, हिंदी में से कहते हैं सौर कलंक। क्या कहते हैं?
सौर कलंक। ये ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर टेम्परेचर कम है। आप धरती पे देखो ना, धरती पर भूमध्य रेखा के आसपास टेम्परेचर कुछ है, तो जो सवाना टाइप क्लाइमेट है उसमें टेम्परेचर कुछ है, तो आप ग्लेशियर पे या अंटार्कटिका पे चले जाओ तो वहाँ पर टेम्परेचर कुछ और है। तो इसी तरह से सूरज पे भी टेम्परेचर जो है अलग अलग जगहों पर वेरी कर रहा है। कुछ इलाके ऐसे हैं फोटोस्फीयर में, कौन से स्फीयर में? फोटोस्फीयर समझे, सूरज की सतह, है ना। कुछ इलाके सूरज की सतह पर ऐसे हैं जहाँ पर टेम्परेचर जो है अचानक कम हो जाता है या अपने आसपास से वहाँ टेम्परेचर कम है। जैसे फोटोस्फीयर या धरातल पर या प्रकाश मंडल पर टेम्परेचर कितना है? 6000 डिग्री सी, लेकिन इसके बीच बीच में कहीं कहीं पर टेम्परेचर बहुत कम होता है और इसे हम कहते हैं सौर कलंक या इंग्लिश में कहते हैं सन स्पॉट्स। इन सन स्पॉट्स का सौर कलंक का जो टेम्परेचर है वो है 1500 डिग्री सी। तो इसलिए ये जो हिस्से हैं ना, ये धुंधले से दिखाई देते हैं। कभी आप देखें सूरज को ध्यान से दोपहर में अगर देख सकें तो पूरा सूरज आपको चमकीला तो दिखाई देगा, लेकिन ध्यान से देखें तो कहीं कहीं आपको जो है कि धुंधले से, काले से धब्बे दिखाई देंगे। एक्चुअली वो काले से धुंधले से धब्बे जो है ना, वो इलाके ऐसे हैं जहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा सा ठंडा है या थोड़ा सा कम है, सॉरी। इन्हीं जगहों को हम कहते हैं सूरज पर लगने वाले धब्बे या सन स्पॉट्स या सौर कलंक। ये क्वेश्चन आया था कि सन स्पॉट्स कहाँ मिलते हैं, उनका टेम्परेचर कितना है। अच्छा, अब देखें कोर और जो प्रकाश मंडल है उसके बीच में एक झीनी सी परत है जिसे हमने नाम दिया है रेडिएटिव जोन। यहाँ से तरह तरह के रेडिएशंस या तरह तरह के विकिरण निकलते हैं। अच्छा, जो कोर है, कोर से एक्स रेज और गामा रेज निकलती है। मैंने लिखा ना एक्स रेज और गामा रेज का ये सोर्स है। यहाँ पर बहुत सारी एक्स रेज और गामा रेज निकलती हैं। कहाँ से? सूरज के कोर से। ओके, तो कुछ नहीं है साहब। अब बात ये आती है कि सूरज भी घूमता है ना अपनी धुरी पर, सूरज अपनी धुरी पर भी घूमता है और जैसे पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है उसी तरह से सूरज जो है अपनी आकाशगंगा के केंद्र की ओर भी घूमता है। अभी क्या है आकाशगंगा बताऊंगा मैं आपको। तो जैसे पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है ना, सूरज भी अपनी धुरी पर घूम रहा है। किस वजह से घूम रहा है? अच्छा, पृथ्वी अपनी धुरी पर क्यों घूम रही है? क्योंकि पृथ्वी का जो एक्सिस है ना, पृथ्वी के बीच का जो हिस्सा है वो एक मैग्नेटिक रॉड की तरह काम कर रहा है, जिसके ऊपर प्लस पॉइंट है और नीचे का माइनस पॉइंट है ना। तो उसकी वजह से प्लस माइनस के दबाव की वजह से धरती जो है अपनी धुरी पर घूम रही है। लेकिन सूरज में ग्रेविटेशन बहुत ज़्यादा है, मास बहुत ज़्यादा, सूरज में ग्रेविटेशन बहुत ज़्यादा, तो अपने गुरुत्व या गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से सूरज जो है अपनी धुरी पर चारों ओर घूम रहा है। किसकी परिक्रमा कर रहा है? नाभि की परिक्रमा कर रहा है। अभी नाभि क्या है मैं भी बताऊंगा आपको। अच्छा, हमारा जो टोटल सोलर सिस्टम या सौर मंडल है, ब्रह्मांड अलग है, सौर मंडल अलग है। अभी बताऊंगा क्या होता है ये। ब्रह्मांड अलग है और सौर मंडल अलग है। तो हमारा जो ब्रह्मांड है उसमें अनेक आकाशगंगाएं हैं। तो हमारी एक आकाशगंगा में बहुत सारे तारामंडल हैं, एक आकाशगंगा में बहुत सारे तारामंडल हैं, ठीक है ना। तो चलिए, अब आप लोग जानते हैं जो प्रकाश की चाल कितनी है? सभी लोग जानते हैं, कक्षा 6, 7, 8 में रटा दिया जाता है हमें। प्रकाश की चाल कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगर किलोमीटर में कहोगे तो 3 × 10⁵ मीटर पर सेकंड। अगर इसको निकालोगे तो ये सूरज की रोशनी है, प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड कह सकते हो इसको, और इसको 30 करोड़ मीटर पर सेकंड भी कह सकते हो। 30 करोड़ मीटर पर सेकंड भी इसको आप कह सकते हो। किलोमीटर में लाओगे तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। आमतौर पर आता 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड या 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड या 30 करोड़ मीटर पर सेकंड। जितना याद कर सको कर लेना, ठीक है। अब बात ये आती है कि सूरज की ऊर्जा का जो सोर्स है वो क्या है? सूरज की ऊर्जा का सोर्स क्या है? ठीक है, पता है सूरज की ऊर्जा का सोर्स क्या है? सूरज के अंदर ईंधन क्या है? आप बताएं इमरान जी, हैं? सूरज के अंदर ईंधन क्या है तो उसमें बताएं। हाइड्रोजन है, शाबाश। तो भाई आपने रट लिया नाभिकीय संलयन। नाभिक माने न्यूक्लियस या न्यूक्लियर, और संलयन माने जुड़ना, है ना। दो न्यूक्लियस का आपस में जुड़ना। एक्चुअली होता क्या है कि सूरज के अंदर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एटम खूब बिखरे हुए हैं, असंख्य हैं। 2 हाइड्रोजन एटम मिलते हैं आपस में और मिलके बनाते हैं हीलियम। लेकिन इनके मिलने के लिए ना बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, जो कि अवेलेबल है तारों में या सूरज में। कहते हैं ना हाइड्रोजन बम बनाना बड़ा मुश्किल है। हाइड्रोजन बम बना रखा अमेरिका जैसे देशों ने, हाइड्रोजन बम बना रखा, लेकिन हाइड्रोजन बम के सिद्धांत पर आधारित है। ये कहते हैं नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। 2 हाइड्रोजन एटम को मिलाइए, हीलियम का एक एटम बन जाएगा और उस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा रेडिएशन और बहुत ज़्यादा रोशनी निकलेगी। लेकिन उनको आपस में जोड़ने के लिए, उनका वेल्डिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। उस टेम्परेचर को पैदा करना बड़ा मुश्किल है। तो अब खैर, तारों में तो गर्मी है ही, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर तारों के अंदर। तो हाइड्रोजन के 2 एटम मिलते हैं और बनाते हैं हीलियम का एक एटम। इस प्रोसेस में बहुत सारी हीट और बहुत सारी
रोशनी जनरेट होती है और ये प्रोसेस लगातार चल रहा है, इसलिए आपको सूरज हमेशा चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। सूरज की भी एक निश्चित आयु है, लगभग 5 अरब साल बाद जो सूरज के अंदर जो हाइड्रोजन है वो ख़त्म हो जाएगा। सूरज के अंदर जो हाइड्रोजन है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, वो ख़त्म हो जाएगा और जब वो उसके अंदर का ईंधन जब ख़त्म हो जाएगा तो वो ब्लैक ड्वार्फ में बदलेगा या वाइट ड्वार्फ में बदलेगा या ब्लैक होल में बदलेगा, तब की तब जाने 5 अरब साल बाद। हमारे फॉसिल्स भी नहीं मिलेंगे उस समय, है ना, जीवाश्म मिल जाते हैं ना 5 अरब साल बाद, तो अपने फॉसिल्स भी नहीं मिलेंगे, तुम टेंशन मत लो, ठीक है। आगे चलें। तो सूरज की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। कौन से किन के नाभिकों का संलयन? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 2 नाभिक या हाइड्रोजन के 2 एटम आपस में मिलते हैं और हीलियम बनाते हैं, जिससे कि सूरज में गर्मी और रोशनी पैदा होती है। अब प्रकाश वर्ष क्या है? सूरज के प्रकाश के द्वारा 1 साल में चली गई दूरी। सूरज के प्रकाश के द्वारा, अब देखो प्रकाश की चाल क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। सूरज की रोशनी की चाल क्या है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में कितने किलोमीटर? 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में। अब इस स्पीड से सूरज की रोशनी 1 साल में जितनी दूरी चलती है उसे हम कहते हैं 1 प्रकाश वर्ष। तो इस तरह से प्रकाश वर्ष किसकी यूनिट हो गई? दूरी की या डिस्टेंस की। सवाल आता है ना कि इसमें से दूरी की सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है? तो आमतौर पर प्रकाश वर्ष होता है, उसके बाद ब्रह्मांड वर्ष या पारसेक हो तो वो अलग बात है, लेकिन प्रकाश वर्ष जो है आमतौर पर दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। सूरज की रोशनी के द्वारा 1 साल में चली गई दूरी वो बराबर होती है 1 प्रकाश वर्ष के, ठीक है। तो 1 प्रकाश वर्ष कितना हुआ? 9.7 × 10⁻12 किलोमीटर, मीटर नहीं, 9.7 × 10⁻12 किलोमीटर। उसी तरह से आता है ब्रह्मांड वर्ष या कॉस्मिक ईयर। ब्रह्मांड वर्ष या कॉस्मिक ईयर। अब ये कॉस्मिक ईयर क्या हुआ? अब आकाश गंगा के फोकस का एक चक्कर लगाने में सूरज जितना समय लेता है उसे हम कहते हैं ब्रह्मांड वर्ष। हमारा वर्ष क्या है? पृथ्वी सूरज का एक चक्कर लगाने में जितना समय लेती है उसे हम वर्ष कहते हैं, ईयर कहते हैं। सूरज का ही वर्ष होता है उसे हम कहते हैं ब्रह्मांड वर्ष। तो सूरज जो है जिस आकाश गंगा में है उस आकाश गंगा के फोकस या नाभि का एक चक्कर जितने समय में पूरा कर लेता है उसे हम कहते हैं 1 ब्रह्मांड वर्ष। पारसेक क्या है? दूरी की बहुत बड़ी इकाई है पारसेक। 1 पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष के। 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है 1 पारसेक, ठीक है। तो चलिए इस क्लास में बस इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं आप लोगों से।